अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्लास 11 की तरह मैं क्लास 12 में भी पास हो जाऊंगा, तो बिल्कुल अपने मन से ये गलत फहमी आप लोग निकाल दीजिए। मैं पिछला कई वीडियो में बोलते आ रहा हूं, क्योंकि क्लास 12 में आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी लेक्चर। यानी चीजों को अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको चीजों को बेहतर तरीके से, सेंटेंस को एक एक करके आप लोगों को समझना होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनती है थ्योरी लेक्चर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं चैप्टर एक्सप्लेन। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं लेक्चर नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में जो क्लास 11 में हुआ सो हुआ, हमें क्लास 12 में मस्त तरीके से बेस्ट तरीके से हमको तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होगी। आप जैसे आपको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होगी। इन कोर्स में आपको फोकस होना चाहिए आपका क्लास 12 वाले में। जैसे क्लास 12 का फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे आपको 399 रुपया में पूरे साल भर मस्त तरीके से इसमें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे हजारों बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस कर रही है। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जाती है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। यानी इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर दे रही है मिसाइल क्लासेस के छोटा सा परिवार 399 रुपया में। एक बार पे करे और पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ के इसमें तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोगों को मान लेते हमने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग के यूज नहीं करते हैं, आप किसी और से करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग हमारे टेक्निकल टीम के साथ व्हाट्सएप में बातचीत कर सकते हैं, वो हमें आपको सोल्यूशन बताएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग जाके क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे ऑनलाइन में और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो एक एक बात को समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 को तबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछला क्लास में बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था, और उसकी के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है वगैरह कुछ भी आती है तो सारा नोटिस वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार के भोजन करते थे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासी किस प्रकार के भोजन क्या करते थे, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो बोलेंगे सर पहला पॉइंट में यहाँ के निवासी का मुख्य भोजन, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ के निवासी का मुख्य भोजन जो था वह है गेहूं, चावल, जौ था या नहीं। तो गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, घी तथा साग सब्जी भी यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और सिंधु घाटी नदी के किनारे का मिट्टी काफी उपजाऊ होती थी और यहाँ से वह फसल का उत्पादन करते थे। इससे हमें प्रमाण मिला है कि यहाँ के लोग साग सब्जी का भी उत्पादन करते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त सुअर के मांस, ये जो है हड़प्पा वासी का सबसे मुख्य और बेहतर भोजन थी उन लोगों का सुअर का मांस। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सुअर का मांस खाते थे, भेड़ का मांस खाते थे, अंडे और मछली भी खाते थे। अरे अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे वो सुअर का मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, भेड़ का मांस खाते हैं? तो यहाँ पे हमें इससे पता चलता है, इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हड्डियां मिली है। जब उस हड्डियों को हम लोग पुरातत्व के माध्यम से जिस इसको हम लोग डिस्कवर किए, तो ये पता चला ये सुअर की हड्डी है, ये हमारा भेड़ की हड्डी है, ये मछली की कांटा है। इस तरह से हमें पता चला है, इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, घरों में अनाज रखने के लिए भंडार मिले हैं, और घरों में अनाज रखने के लिए भंडार भी हमें देखने को मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है बेहतर तरीके से फसल को उत्पादन करते थे, जिसमें प्रमुख फसल गेहूं, जौ, बजरा थी। ठीक है, आगे देखते हैं सर, जिससे पता चलता है कि उन दिनों अनाज की कमी बिल्कुल नहीं थी। और हमें जैसे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने का एक भंडार होता था, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ के लोग को अनाज की कभी कमी महसूस नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, खजूर के बीज भी प्राप्त हुई है, और फल फ्रूट जब हम लोग इसके बारे में डिस्कवर करते हैं फल फ्रूट के बारे में, तो हमें यह पता चलता है मेरे प्यारे, यहाँ पे लोग कहते हैं कि खजूर के बीज से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है फल फ्रूट का भी उपयोग करते थे अपने भोजन के रूप में। इससे पता चलता है कि वे लोग फल भी खाते थे। यह है हमारा हड़प्पा सभ्यता के जो भोजन करते थे उसके प्रकार। ठीक है, बाकी
जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन क्लासेस कर रहे हैं, उन लोगों को नोट्स यहाँ पे बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का मजा लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ऑफलाइन में क्या पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में क्या इससे पढ़ाया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न जानवरों की हड्डी मिली है। क्या क्या कौन कौन से जानवरों की हम लोग को हड्डी मिली है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डी, इन सब की हड्डी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के लोग ये जानवर पालते थे। प्राणी विज्ञान जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, इसी तरह से जानवर की हड्डी को देखकर वह पता लगाते थे ये किस प्रकार के जानवर थे, ये कौन से जानवर थे। तो वह कहता था कि प्राणी वैज्ञानिक ने के अनुसार यहाँ के लोग ये जानवर भी पालते थे। जंगली प्रजातियों में बरह, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डी भी शामिल है और मछली तथा पक्षी की हड्डी भी यहाँ में मिली है। और इससे हमें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग पक्षी को भी मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे हड्डी पड़ी हुई थी। जब इसकी खुदाई हो रही थी 1921 में, उस समय जो है इसके हड्डी हमें मिले हैं और इसके हड्डी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पक्षी का भी उपयोग करते थे अपने भोजन के रूप में। चलिए मेरे प्यारे, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, है ना। चलिए अगला पॉइंट है सर, हड़प्पा वासी आभूषण पहनते थे। जैसे देखिए मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे चर्चित जो थी मेरे प्यारे, वो था हमारा क्या था, याद रखेंगे, आभूषण। तो अमीर और गरीब, वहां पे दो प्रकार के व्यक्ति रहा करते थे, एक अमीर और एक गरीब। तो अमीर और गरीब में बहुत डिफरेंट था। जो अमीर लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा का वो क्या करते थे, आभूषण बनाकर पहनते थे, चाहे वो हाथ की बाली गला की हार हो, हाथ की बाली हो या पैर की पायल हो, वो इस तरह से इसका उपयोग करते थे। किस धातु का? सोना, चांदी, तांबा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो गरीब होते थे वो हड्डी का प्रयोग करके, वो हड्डी का उपयोग करके, वो मिट्टी का प्रयोग करके अपने आभूषण को बनाते थे। इस बात को आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था। तो हड़प्पा वासी को आभूषण पहनने का बहुत शौक था। एक एक पॉइंट को, चीजों को समझिए। हड़प्पा वासी को जो आभूषण पहनने का बहुत शौक था। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है ना कि यहाँ पे हड़प्पा वासी जो थे मेरे प्यारे लोग, वो जो है वो पुरुष और महिलाएं दोनों, पुरुष और महिलाएं, मेल एंड फीमेल दोनों आभूषण के शौकीन थे, दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, जो लोग अमीर होते थे वो सोना, चांदी, हाथी का दांत के बने आभूषण पहनते थे। जो अमीर व्यक्ति के, जो अमीर है, मान लेते बहुत पैसा वाला रईस इंसान है, तो वो लोग किसका प्रयोग करेंगे? सोना का, चांदी का, दांत, हाथी के दांत का प्रयोग करके आभूषण पहनते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात चलूं जो गरीब लोग थे, वो गरीब लोग किसका उपयोग करते थे? तो वही जो लोग गरीब होते थे वे पकी हुई मिट्टी, पका हुआ मिट्टी तथा तांबे के बने आभूषण पहनते थे। ये सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो नहीं है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग रट्टा लगाना होगा। तो मैं अगर पहले ही मैं आप चैप्टर को बेहतर तरीके से हम लोग को पता चल जाएगी, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी तो हम लोग इजीली से उसको लिख लेंगे, है ना। तो उसके लिए चैप्टर को समझना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं सिर्फ हिस्ट्री का, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है सारा सब्जेक्ट की तैयारी इसमें जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के आपको एक बार डाउनलोड करें और आनंद ले ऑनलाइन क्लास का, जहां पे 399 रुपए में पूरे साल भर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आगे देखते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता नगर योजन, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लास यहां से स्टार्ट होती है आज का। याद रखिएगा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यहां से आपका स्टार्ट हो रही है, इसको ध्यान से और गौर से देखिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगर योजन, कई बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर योजन की व्यवस्था के बारे में विवेचना करें, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में उल्लेख करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक एक 2-2 मार्क्स का नहीं, एक एक 2-2 मार्क्स का होता तो छोड़ देते, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना और इमारतें के बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरा डायग्राम के साथ मैंने आप लोगों को समझाया था, A to Z
चीजों को समझिए, ए टू जेड मैंने आप लोगों को डायग्राम के साथ समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार की है, किस प्रकार की सभ्यता है, किस तरह की सभ्यता है, सारी चीज मैंने समझाया था। वहीं पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या पता है, मैंने बताया था आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस तरह से घरों के मुख्य द्वार के साथ या नली के साथ सड़क के मेन रोड से जुड़ा हुआ था, यह भी मैंने बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 से भी ज्यादा स्थल का खोज हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना और वास्तुकला थी। इनमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारे चीजों की खोज हो चुकी है, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद हमारा कालीबंगान, लोथल, उसके बाद हमारा रंगपुर, बहुत सारा गोदीपाड़ा, सारी चीज की खोज हो चुकी है। लेकिन उन चीजों में जो सबसे ज्यादा जो नगर योजना के रूप में माने जाते थे वो 6 थे। याद रखिए वो 6 कौन कौन थे, ये हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी थे। याद रखिए वो 6 कौन कौन थे। पहला हड़प्पा जो नगर योजना है, दूसरा मोहनजोदाड़ो जो नगर योजना है, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगान, बनावली, ये 6 ऐसे स्थान है, ये 6 ऐसे स्थल है जहां पे नगर योजना के बारे में हमें देखने को मिला है। और एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में उल्लेख करे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी पूरा थ्योरी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चैप्टर 1 को मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डेमो के रूप में दे रहा हूं, बाकी सारा क्लास हमारे एप्लीकेशन पे होगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा। अगला देखिएगा मेरे प्यारे, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। लिखा है क्या कि इनमें 2 नगर यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट, कब्रिस्तान, जिसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे की थी। तो इनमें 2 नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो मशहूर है। वर्तमान में ये दोनों शहर पाकिस्तान में। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश हिस्सा जो है मेरे भाई पाकिस्तान चला गया। जब आजाद नहीं हुई थी उस समय भारत और पाकिस्तान एक साथ थे। जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुए, बंटवारा हुए, तो पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो का हिस्सा चला गया है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। कई बार ये क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की दूरी लगभग कितने हैं उसके बीच में, तो 483 किलोमीटर। याद रखिए कितना, 483 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है अभी तक कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जुड़वा राजधानी का नाम क्या है, तो आपको बताना है मेरे दोस्त। क्या बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो बताएंगे कूद के। क्या मेरे दोस्त, कूद के बताना है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या बताना है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। चीजों के एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। याद रखिएगा इस बात को, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। पहला, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। इस सब चीजों को एकदम बेहतर तरीके से समझना है मेरे लाल। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया सो पढ़ के निकल गए, एग्जाम में जो मन में आया सो लिख दिए तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगी। आप पास हो सकते हैं लेकिन आप याद रखेंगे आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगी। इसलिए सारा क्वेश्चन को तो हम लोग रट्टा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग को समझ में आ जाए और उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी, वादा है इस बात का कि चैप्टर को समझाने के बाद और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद उस चैप्टर से अगर कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी चौराहे पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो याद रखिएगा तबड़तोड़ तरीके से आपके मुंह से आवाज आएगी कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से मैं पढ़ाता ही हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए क्लास 12 वाले के। चलिए सर अगला आते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में कुछ विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। एक एक पॉइंट को देखना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना या कहे तो चित्र बनाई जाती थी। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरती ये है ना
मेरे दोस्तों कि आज जो हम लोग घर बनाने से पहले हम लोग बताते हैं ना कि सबसे पहले हमें एक क्या बोलते हैं उसको मेरे भाई, जो मिनी कैट बोलते हैं ना, उसको हम लोग लैपटॉप पे बनाते हैं कि किस तरह से हम लोगों को घर बनाना है। उस जमाने में तो लैपटॉप नहीं थी, लेकिन लोग ना चित्र जो है जमीन पे रख के हड्डी का उपयोग करके, कलम तो उस जमाने में नहीं था, हड्डी का उपयोग करके चित्र बनाते थे और उसी चित्र के माध्यम से घर का निर्माण होता था। यहाँ पे वही चीजें कह रही है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना कहे तो चित्र बनाई जाती थी। पॉइंट 2, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। और मकान, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरत बात मुझे यह लगता है कि वहां पे तो सारी चीज कच्ची थी, लेकिन पता है हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां की जो भी घर को आप देखेंगे सारा का सारा घर का, याद रखिएगा, पक्की ईंटों से बना हुआ था। सारा घर पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और ईंट का आकार आयताकार थी। आज भी आयताकार ही है, ईंट का आकार ऐसा ही होती है ना। नगर को 2 भागों में बांटा गया था। अब अगर मैं बात करूं नगर को कितने भागों में बांटा गया था, तो नगर को लगभग 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? नगर को पूरी तरह से 2 भागों में बांटा गया था। नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचाई पर बनाया गया था जिसका नाम दुर्ग पड़ा, और दूसरा निचले भाग बनाया गया था जिसका नाम निचला शहर पड़ा। एक बात आपको याद रखना है, 2 भागों में जो बांटा है उनमें से एक ही भाग को याद रखना है, दुर्ग। उनमें से एक ही बात को याद रखना है, दुर्ग। चीजों को समझिए मेरे प्यार, मेरे भाई समझिएगा। नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचे पर बनाया गया था, एक ऊंचे पर बनाया गया था जिसका नाम था दुर्ग। बस और कुछ नहीं याद रखना है। नीचे वाला कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगी तभी कॉलेज में जाकर आप पढ़ सकते हैं ना, तो समझिएगा। ठीक है। दूसरा, दुर्ग छोटा शहर था। दुर्ग जो है जो ऊंचे स्थान पर बनाए गए थे वो बिल्कुल छोटा स्थान था। क्या था? छोटा स्थल था। ठीक है, दुर्ग छोटा शहर था। वहीं निचला शहर काफी बड़ा है। और निचला जो शहर होती थी, याद रखिए, जो निचला शहर होती थी वो काफी बड़ा होता था। यह दोनों शहर दीवारों से घिरा हुआ था। और ये दोनों शहर जो है पूरा का पूरा दीवारों से फ्रेम क्या हुआ था, मतलब घेरा हुआ था। फ्रेम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर बोल सकते हैं कि घिरा हुआ था, है ना। चलिए, दुर्ग को चबूतर पर बनाया गया था, इसलिए यह शहर ऊंची दिखती थी। और दुर्ग को जो है ना चबूतर पर बनाया जाता था। जो आज हम लोग पेड़ के किनारे जो चबूतरा बनाते हैं ना, या घर में जो चबूतरा बनाते हैं, उस चबूतर पे बैठकर लोग सामान के, अपने सामान का उपयोग करते थे, सामान का व्यापार करते थे, सामान को बेचा करते थे। इसलिए दुर्ग जो है ऊंचे स्थान पर बनाए गए थे। ओके, उम्मीद कर रहे हैं ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो बड़ी विशेषता थी वह है जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली बहुत ही चर्चित थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली जो है बहुत ही चर्चित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जल निकास प्रणाली है। यहाँ की सड़कों को ग्रिड पद्धति यानी जलनुमा में बनाया गया था। चीजों को समझिएगा, यहाँ की सड़कों को ग्रिड पद्धति यानी जलनुमा में बनाया गया था। और यह सड़क सीधे होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह इस तरह से बनाया होता था मेरे भाई, इस तरह से बनाया होता था, इस तरह से। ये भी देखिए समकोण की तरह बन रहा है, यह भी समकोण की तरह बन रहा है। वही चीज यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ की सड़कें को ग्रिड पद्धति यानी जलनुमा को में बनाया गया था। और यहाँ सड़कें सीधी होती थी यार, यह जो सड़क होती थी बिल्कुल सीधी होता था। और इस तरह से सड़क, मान लेते हैं मेरे प्यारे कि ये हमारे बस्तियां हैं, ये हमारा बस्तियां हैं, और लोग यहाँ पे घर बनाते थे। मान लेते हैं कि इधर लोग घर बनाए हैं, तो लोगों का जो मुख्य द्वार था वो पीछे की था। लेकिन मेरे दोस्त, जो घर की नली होती थी ना, वो मुख्य सड़क के किनारे इस तरह से नली होती थी, उस नली में जोड़ दिया जाता था ताकि घर की गंदी पानी को सड़क के माध्यम से, सड़क के नलियों के द्वारा समुद्र तक पहुंचाया जा सके। इस तरह से बनाया हुआ था। समझ में आ रहा ना? चलिए सर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्तियां बसने से पहले सड़क और नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसको बाद में बस्ती बनाया गया था। यानी कहीं भी अगर हमें बस्ती बनाना है, कोई जगह अगर पूरे खुले मैदान है वहां पे हमें बस्ती बनाना है, तो सबसे पहले सड़क बनाना होता है। सबसे पहले वहां पे सड़क बनाते थे, उसके बाद सड़क के किनारे नली बनाते थे। उस नली से घर के मुख्य द्वार को कैसे ज्वाइन करना था वह सबसे पहले बनाते थे, फिर जाकर बाद में मकान बनाया करता था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नलियां ईंटों पत्थरों से बनाई जाती थी और नलियों के अंदर से प्लास्टर भी किया जाता था। उस जमाने में प्लास्टर जो होती थी ना, व्हाइट सीमेंट से होती थी। जो आज हम लोग बोलते हैं ना, जो घर में पचड़ा करते हैं, वह व्हाइट सीमेंट से वहां पे पहले जो है प्लास्टरा किए जाते थे।
नलियों को ऊपर से ढका भी जाता था, नलियों को ऊपर से ढका जाता था, कहीं कहीं जो है ना नली में छेद करके उसको ढक दिया जाता था, ताकि नली में कोई भी चीज अगर फंस जाए तो उस ढक्कन को उठा करके हम लोग उस नली को हम लोग साफ सफाई करके उस गंदी चीज को हम लोग निकाल सके। इसलिए बड़े बड़े जगह पे जो है क्या करते थे, नली के ऊपर ढक्कन लगा देते थे, बाद में जाकर उसको हम लोग उठा करके उस नली को साफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नली को ऊपर से ढका भी जाता था, और कुछ जगह नलियों को रंगने के लिए चूने और जिप्सम का भी प्रयोग होती थी, है ना। चलिए सर, ये सब चीजें हमें समझ में आ गया है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खिड़की। हड़प्पा सभ्यता की जो खिड़की और दरवाजे सड़क की और ना खुलकर, अब बताइए हमारा घर जो होती है वो हमारे घर का दरवाजा हो या खिड़की वो कहाँ पे खुला होगा, जो सड़क होगी, सड़क के जो मुख्य द्वार होगा उसी में हम लोग को खुलना होगा। लेकिन नहीं, हड़प्पा सभ्यता की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका घर द्वार जो होती थी उनका सड़क के किनारे जो है उनका दरवाजा या खिड़की नहीं होती थी, बल्कि पीछे की तरफ होती थी, यानी जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं होती थी। ठीक हमारे पास जिस तरह से अभी घर है, हम लोग का घर, जैसे हम लोग घर से निकलेंगे हमें सड़क मिलेगी, बल्कि नहीं, उस जमाने में वो पीछे की ओर से निकलते थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज खिड़की की और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ से खुलते थे। मोहनजोदाड़ो शहर में विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं, और मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्नानागार के बारे में भर भर के क्वेश्चन आती है, एक एक चीज को बात को समझिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो स्नानागार है इस सब के बारे में भर भर के क्वेश्चन आती है, तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, इसको भी देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो समझिएगा, मोहनजोदाड़ो शहर में विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग स्नान भी करते हैं। अगर हमें स्नानागार अगर वहां से नहीं मिलते तो हमें पता चलता कि यहाँ के लोग नहाते भी नहीं थे। सोचिए, ये सब था हमारा हिस्टोरिकल इतिहासकार, है ना, वो बताते हैं इस तरह से। चलिए सर, आगे कहता है कि मकान में स्नानागार सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था। मकान में, जो मकान है हमारे मकान है ना, मकान में वही चीजें कह रही कि मकान में स्नानागार सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था, ताकि पानी आराम से नली में जा गिरे, क्योंकि नली भी सड़क के नजदीक ही बनाया गया था। बताए मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस मेरा कहने का एक ही मकसद, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेस्ट तरीके से तैयारी करना है, मस्त तरीके से तैयारी करना है, और वो भी एक दिन में डबल क्लास करना है, लाइव क्लास करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको पहले डाउनलोड करें। मिसाइल क्लासेस के आपको जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे इस तरह से कोर्सेस आएंगे। ठीक है, तो इनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए, और आपको क्लिक करना है फाउंडेशन कोर्स में। आप जैसे फाउंडेशन कोर्स में मेरे प्यारे, फाउंडेशन कोर्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फाउंडेशन कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको फी वगैरह सारी चीज यहाँ पे दिखेगी, यानी 399 रुपया में पूरे साल भर की तैयारी आप रगड़ कर सकते हैं, ओनली फॉर 399 रुपया में। इसलिए अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि क्लास 11 की तरह क्लास 12 में भी हम लोग को सरकार पास कर देगी, ऐसा नहीं है। क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए एक ही को प्लेटफॉर्म है पूरे झारखंड में, मैं बात करूं तो वह है मिसाइल क्लासेस, जहां पे आपको कम फी में पूरे झारखंड के गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का। साथ ही साथ एक बात आप लोग को याद रखना है, अगर आप लोग अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते, आप दुकान से या किसी फ्रेंड से या किसी और से करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकती है, वो सोल्यूशन जरूर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए सर, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस पे आते हैं। हड़प्पा शहर, और हड़प्पा शहर अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा वासी किस प्रकार की शहर थी, तो बताएंगे सर कि तो ये शहरीकरण थी, नगरीकरण नहीं था, और ये गांव भी नहीं था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये क्या था, याद रखिएगा, पूरा का पूरा शहरीकरण था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे, ध्यान देंगे चीज को, ठीक है ना। चलिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। ऐसा ही एकदम तैयारी करना है तबड़तोड़ तरीके से, और हर एक उस घर में 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से तुम्हें ताने मिलते हैं। हाँ बाबू, याद रखना है, भेजना है सबको। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े हड़प्पा शहर की खोज हुई।
दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किया था। नदी का नाम पूछे तो आपको लिख के रख लेना है, रावी नदी के किनारे किया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो जगह थी, हड़प्पा सभ्यता जो हमारी जगह है, उसकी सबसे बड़ी जो है मेरे भाई, सबसे ज्यादातर हिस्सा अगर खत्म हुई है ना, वो खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े रेल लाइन बिछाए जाते थे। वहां पे बड़े बड़े रेल लाइन बिछाए जाते थे, इसी कारण से वहां की अधिकतर जमीन जो है इसी कारण से खत्म हो गई थी। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया। हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखा दिया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है मेरे भाई कि कौन हड़प्पा सभ्यता में अगर आपसे पूछा जाएगा कि गर्भ से, सॉरी, स्त्री के गर्भ से क्या निकला है, तो बताएंगे सर पौधा। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए हमें कहां में देखने को मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। हड़प्पा शहर में शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं, और हमें यह भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शतरंज का भी खेल के प्रयोग में लाते थे। ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे आते हैं हमारा को मोहनजोदाड़ो, जो आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। कितना मार्क्स का? आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। याद रखिए कितना मार्क्स का आपके पेपर में, यहां से 1-2 मार्क्स का नहीं बल्कि 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो बस यही चाहता हूं मेरे दोस्त कि जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखें तो तीनों लेक्चर को देखिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेक्चर 3 के बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वो आपका लेक्चर 4 होगा। यानी मैं तब तक आप लोगों के साथ में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेन करते रहूंगा जब तक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए, क्योंकि चैप्टर को समझना जरूरी है। चैप्टर समझ में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या चुटकी भर में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चैप्टर 4 के लिए आप लोग, सॉरी, लेक्चर 4 के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग को प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लास का आनंद लेना है। ठीक है ना। मिलते हैं इसी तरह से डेट नंबर 4 में।